नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात करेंगे भारत के उस खजाने की जो जमीन के नीचे छिपा है। एक ऐसा खजाना जो हमारे देश को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, जहां तेल और गैस के विशाल भंडार होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। तो क्या सच में भारत को मिलने वाला है ब्लैक गोल्ड? आज इसी मुद्दे पर देंगे आपको पूरी जानकारी, विस्तार से दिखाएंगे इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में आज बात होगी अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार से जुड़ी इस नई संभावित खोज की। वर्तमान में भारत तेल आयात के लिए किन देशों पर निर्भर है वो भी आपको दिखाएंगे। अंडमान संवेदनशील क्षेत्र है, भूकंप प्रभावित है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया कैसे की जाएगी? अगर तेल भंडार मिल जाए तो क्या भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है? इन तमाम बातों की जानकारियां आपको मिलने वाली है इनसाइड आउट में। सबसे पहले आपको बताते हैं कहां मिला है तेल का सुराग। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडमान बेसिन यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व हिस्से में तेल और गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। यह क्षेत्र समुद्र की सतह से करीब 1000 से 3000 मीटर नीचे है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के तहत ओएनजीसी और डीजीएच यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की कई टीमें यहां सैटेलाइट इमेजिंग और सिस्मिक सर्वे कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां अरबों बैरल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिल सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और लगभग $4 ट्रिलियन से बढ़कर सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। A barrel of oil today is 74. If you multiply 74 by 35,000, you'll get a figure. But again, as I said, today we are a $4 trillion economy. We are growing at 6.5%. Guyana, which was pre-oil, and today it's growing at 40%. It's growing at 40%. So it stands to reason that if we find oil on that magnitude, as I said, I think we have the potential. It has been estimated, and today the exploration and production, those 2.5 pages of oil wells that we've dug and what they have shown, it's all, and then we are going deeper and deeper. It shows that we are in that direction. If we get a Guyana, let's say, I don't know, Guyana is an expression. I mean, today we are importing 80% of our oil and 50% of our natural gas. If we get even, let's say, 5 billion barrels, fine. Our total known estimation could be 42 billion of gas and oil equivalent. 5, 10, 15, I can't speculate on that. अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए भारत के लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। 2047 में जिस विकसित भारत का सपना यह देश देख रहा है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि संभावना से सच होने का सफर अभी काफी लंबा है। बहरहाल अब आपको बताते हैं इस संभावना को किसी खजाने की खोज की तरह देखा क्यों जा रहा है। वर्तमान में भारत अपनी करीब 87% तेल जरूरतें दूसरे देशों से आयात करता है, यानी हमारी जरूरत का 87% तेल हम दूसरे देशों से मांगते हैं, यानी करीब 12 से 13% तेल ही भारत प्रोड्यूस कर पाता है। तेल ऑलरेडी मिल चुका है, वहां पर उन्होंने ड्रिलिंग जो है शुरू कर दी है, ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं और एक भारत के लिए एक अच्छा विकल्प हो जाएगा कि भाई जो आयात में थोड़ा सा कमी आ पाएगी अगर वहां पर तेल मिलता है। भारत के घरेलू तेल उत्पादन पर नजर डालें तो देश में कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई, ये महाराष्ट्र के पास समुद्र में है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, असम और दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के भंडार है। लेकिन यह भंडार मिलकर भी भारत की जरूरत का सिर्फ 12 से 15% तक का ही तेल का उत्पाद पूरा कर पाते हैं। और भारत सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए देश भर में खोज अभियान तेज किया हुआ है और इसी बीच अंडमान की खोज को सबसे अहम माना जा रहा है।
भारत की कुल तेल खपत के आंकड़े आपको बताएं तो देश में हर साल लगभग 232 मिलियन टन कच्चे तेल की खपत है, लेकिन घरेलू उत्पाद बहुत कम होने के कारण भारत को अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए विदेशों से तेल आयात करना पड़ता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल लगभग $100 बिलियन का खर्च केवल तेल और गैस इंपोर्ट पर होता है। कच्चे तेल को लेकर भारत की निर्भरता किन देशों पर है, अब आपको यह बताते हैं। भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल जरूरत का लगभग 23% इराक से आयात होता है, सऊदी अरब से 17%, रूस से 20%, वहीं यूएई से भारत 8% कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा अमेरिका, कुवैत से भी कच्चा तेल भारत आयात किया जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, जिससे रूस भारत का एक बड़ा और तेजी से उभरता हुआ ऑयल सप्लायर बना है। जब तक रूस तेल देता रहेगा, जब तक ये जो वैश्विक बंधन लगे हुए हैं, सैंक्शंस तरह तरह की, अगर उनको हम देखते हुए काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल है जो एनर्जी की ज़रूरत है हमको, और एनर्जी के साथ साथ अगर हम देखें तो अपने संबंध का जो एक पूरा मैट्रिक्स है, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल है ये चलता रहेगा। भारत की नीति रशिया की पॉलिसी पे निर्भर करती है। रशिया इस समय, क्योंकि उनके रिलेशंस पश्चिम देशों के साथ अच्छे नहीं हैं, जो तेल वहाँ जाता था हम लोगों ने मौका देखा है और तेल लेना शुरू कर दिया है, और हमारा आयात बढ़ता चला जा रहा है उनके थ्रू, उनके पास। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इधर भी ईरान की तरफ भी जो दिक्कत बढ़ रही है, तो मैं वहाँ पर भी देख रहा हूँ कि रशिया पे हमारी निर्भरता और बढ़ेगी, और ये निर्भर करती है भाई रशिया कब पलट जाए कुछ पता नहीं। रशिया से जो आपको तेल मिल रहा है वो कंपैरेटिवली जो है सस्ता भी है, और जो एक पॉलिटिकल जो रिलेशन है, जो संबंध हैं, जियो पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो भारत और रशिया के जो संबंध है उसको भी एक मजबूती मिलती है, क्योंकि भारत रशिया को तेल लेने के साथ साथ उसको एक इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो सस्ता तेल भी मिल रहा है और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो भारत को उसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। इतने दूर दूर के देशों से भारत तक तेल कैसे पहुंचता है, अब इस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। भारत के कच्चे तेल का लगभग 2/3 और एलएनजी आयात का आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य के एक संकरी समुद्री पट्टी या फिर कहें पानी का रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसे अब ईरान में खतरा बताया जाता है। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बड़े सारे देश हैं दुनिया के, वो सब घबराए हुए हैं। ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देते हैं तो गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस दुगनी हो सकती है। साथ ही साथ जो है मार्केट स्टम्बल होनी शुरू हो गई है, इकोनॉमी बैठ जाएगी, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ जाएगा। फिर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हिंदुस्तान को भेजता है, इसमें भी खतरा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का और ताल्लुक है, हिंदुस्तान के दोस्ताना रिश्ते हैं, जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ईरान के साथ में, और मिलिट्री रिलेशन बड़े आउटस्टैंडिंग है इसराइल के साथ में। तो हिंदुस्तान के लिए दुविधा है, क्योंकि हिंदुस्तान ना तो इसराइल का पक्ष ले सकता है, ना ईरान का पक्ष ले सकता है। अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है और ये लड़ाई लंबी चलती है, तो इससे जो तेल एनर्जी क्राइसिस है दुनिया के अंदर वो बढ़ने वाली है। तेल और गैस दोनों की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एस्केलेशन जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। विदेशों से आने वाला ये कच्चा तेल बड़े बड़े तेल टैंकरों में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचता है। ये ऑयल टैंकर देश के प्रमुख बंदरगाहों यानी कि सी पोर्ट पर तेल उतारते हैं। वहां से ऑयल पाइपलाइंस या फिर टैंकर ट्रक के जरिए कच्चे तेल को रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। भारत के मेन ऑयल सी पोर्ट है मुंबई में JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और मुंबई के नवी मुंबई क्षेत्र में स्थित है।
तेल कंटेनर और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए ये एक जरूरी समुद्री गेटवे हैं। इसे नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कांडला पोर्ट। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस पोर्ट का नाम 2017 में आधिकारिक रूप से दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी रख दिया गया। वॉल्यूम के मामले में यह भारत का एक बड़ा पोर्ट है और पश्चिमी भारत का एक प्रमुख समुद्री गेटवे भी। यह पोर्ट ड्राई और लिक्विड कार्गो जैसे कच्चा तेल, कोयला, खाद, कंटेनर आदि के लिए जाना जाता है। अगला है पारादीप बंदरगाह, जो कि भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा में स्थित एक प्राकृतिक और डीप वाटर बंदरगाह है। ओडिशा के साथ ही ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी सर्विस देता है। यह बंदरगाह ड्राई और लिक्विड कार्गो संभालता है, जिसमें कच्चा तेल, कोयला, उर्वरक, कंटेनर, लोहा आदि शामिल है। इस पोर्ट पर तेल परिसर यानी कि ऑयल जेटी और सिंगल पॉइंट मूरिंग यानी एसपीएम टर्मिनल है, जो समुद्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पोर्ट पर 1,30,000 से लेकर 3,20,000 DWT तक के टैंकर्स आ सकते हैं। DWT यानी डेड वेट टोनेज। शिपिंग इंडस्ट्री में यह टर्म या यूनिट किसी जहाज को अधिकतम वहन क्षमता यानी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी को बताया गया है। इसमें जहाज में ले जाने वाले कार्गो के अलावा ईंधन, पानी, स्टाफ और अन्य सामानों का कुल वजन भी शामिल होता है। अगला ऑयल सीपोर्ट है चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख और ऐतिहासिक समुद्री बंदरगाह है। यह 1881 से सक्रिय है। यह पोर्ट तेल के आयात के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहां दो प्रमुख तेल टर्मिनल है, BD1 और BD3, जो लगभग 1 लाख से 1.4 लाख टन क्षमता वाले टैंकरों को संभाल सकते हैं। तेल आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए चेन्नई पोर्ट में 1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला बंकरिंग टर्मिनल भी बनाया गया है। पांचवा अहम पोर्ट है मैंगलोर का न्यू मैंगलोर पोर्ट, जिसे न्यू मैंगलोर पोर्ट NMPT कहा जाता है। कर्नाटक का इकलौता बंदरगाह है और भारत के गहरे जल वाले पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में गिना जाता है। इस पोर्ट में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विशेष बर्थ्स और जेटी सिस्टम है। यहां MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का कोर सपोर्ट बेस है, जिसमें एक सिंगल पॉइंट मूरिंग है, जो 3 लाख टन तक क्षमता वाले VLCC को सीधे रिफाइनरी से कनेक्ट करता है। अब आपको बताते हैं भारत की ऑयल रिफाइनरी के बारे में। भारत में कई आधुनिक और बड़ी रिफाइनरीज हैं, जो कच्चे तेल को शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, ATF जैसे उत्पाद बनाती है। ATF यानी एयरक्राफ्ट फ्यूल। इनमें कुछ टॉप रिफाइनरीज है। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पारादीप, मथुरा और बरौनी में IOCL यानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। HPCL, BPCL की रिफाइनरीज भी शामिल है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, भारत अपनी जरूरत का लगभग 87% तेल आयात करता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान भी होंगे कि कच्चे तेल से बनने वाले उत्पाद के हम एक बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। भारत हर साल करीब 120 से 130 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। 2023-2024 में भारत ने लगभग 220 मिलियन टन कच्चा तेल विदेशों से मंगवाया। रिफाइनरी के बाद भारत कुछ तैयार उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल को दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। भारत से तेल उत्पादों, जिन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनकी एक्सपोर्ट बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी और यूरोपियन देशों को करता है। यानी भारत कच्चा तेल का आयातक है, लेकिन शुद्ध तेल उत्पादों का निर्यातक भी है। अब एक बार फिर बात अंडमान की, जहां मौजूद ये तेल के भंडार या कहें संभावित तेल के भंडार सच में मिलते हैं, तो भारत न केवल आयात पर निर्भरता घटा सकता है, बल्कि एक एक्सपोर्टिंग नेशन भी बन सकता है। यानी ये भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी गेम चेंजर होगा। अगर वहाँ पर ऑयल मिलता है और ख़ासतौर पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मेरे ख्याल है एक्सट्रैक्शन में, और वहाँ से फिर एक बार एक्सट्रैक्शन हो जाए तो अंडमान से इन भारत के मेनलैंड पर आने में कोई दिक्कत है ही नहीं, पास में ही है वो। तो मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं समझता हूँ। और अच्छा है कि अगर वहाँ पर हमारा ये कमर्शियल स्केल पर ऑयल निकलना शुरू हो जाए अंडमान।
कहने का सीधा मतलब यही है कि अगर ये तेल भंडार भारत के हाथ लग जाता है तो जो भारत विश्व में अमेरिका, चीन के बाद कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, वो इस तेल भंडार के हाथ लगते ही बड़ा निर्यातक बन जाएगा। इसके साथ ही विदेश मुद्रा की बचत होगी और उस पैसे को देश के विकास में लगाया जा सकेगा। इसके कुछ और फायदे गिनाएं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत काबू में रहेगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनेंगे, आम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिल पाएगी, विकसित भारत का सपना बनेगा हकीकत और दुनिया में भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। अंडमान में तेल मिलने की संभावना की खबर के सामने आते ही विश्व भर की नजरें भारत की इस खोज पर टिकी हुई हैं। इस खोज का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आज जो देश भारत को तेल बेचते वक्त अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करते नजर आते हैं, भविष्य में वही देश भारत से तेल खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। इस कदम से भारत न केवल खुद आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि मित्र देशों को भी तेल निर्यात कर पाएगा और एक निर्यातक की भूमिका में बड़ा रोल अदा करेगा। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान होने वाला है? तो जवाब ना में है। चुनौतियां कई है। सबसे बड़ा खतरा पर्यावरण के लिए हो सकता है। अंडमान में रह रहे लोग इस खोज प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्राकृतिक जैव विविधता का खजाना है। यहां पर कोरल रिफ्स, समुद्री जीव जंतु और आदिवासी जनजातियां रहती है। सरल शब्दों में कहें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह समंदर के बीच बसा एक बहुत ही खास इलाका है। यहां हर तरफ हरियाली है, साफ हवा है और अनोखे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। यहां कुछ पुरानी जनजातियां भी रहती हैं, जैसे जारवा, ओंगे, शैंपेन और सेंटीन लीज। ये लोग आज भी जंगल में ही रहते हैं। 21वीं सदी की कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी इन तक नहीं पहुंची है। सवाल ये कि क्या इन इलाकों में ड्रिलिंग करने से समुद्री जीवन को खतरा होगा? क्या आदिवासी संस्कृति पर इसका असर पड़ेगा? हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि हर कदम एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन निगरानी जरूरी है। अंडमान निकोबार मशहूर है अर्थक्वेक्स के लिए। सुनामी में भी हमने देखा था, काफी वहां पर एक्शन हुआ था। तो वैसे भी इलाका वो बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है और लोकेशन भी उसकी वैसी है। अगर हमें वहां पर ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो हमारे पास ONGC है, उनकी अपनी ड्रिल्स हैं और डीप सी के लिए, और रिलायंस वालों के पास भी हैं। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, स्मार्टफोन तो हमारे पास है, लेकिन उसका चार्जर हमें हो सकता है अमेरिका से या नॉर्वे से लेना पड़े। तो कुछ चीज़ों के लिए हम निर्भर करते हैं बाकी देशों के ऊपर। तो वहाँ पर जब भी कोई ड्रिल आएगी तो ज़रूरी है कि वो ड्रिल इतनी स्टेबल हो कि उस समय अर्थक्वेक भी आ जाए तो संभाल जाए। अब बात सुरक्षा की भी कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अंडमान निकोबार समुद्र में भारत की आंख और ताकत दोनों है। वो इसलिए क्योंकि ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में बसा है। ये इलाका मलक्का जलडमरू मध्य के पास है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। हर दिन सैकड़ों जहाज यहां से गुजरते हैं। अगर कभी युद्ध या संकट जैसी स्थिति आती है तो अंडमान निकोबार से नौसेना और वायुसेना को तुरंत जवाब देने की ताकत मिलती है। अंडमान बेसिन में तेल भंडार मिलने की खबर के बाद से भारत ने यहां नेवी और एयरफोर्स की तैनाती भी बढ़ा दी है। अगर भारत इस क्षेत्र में तेल उत्पादन करता है तो यह चीन के वर्चस्व को संतुलित कर सकता है। अंडमान आप देखिए, एक जो इंडो पैसिफिक में खास तौर पर जो अंडमान सी है और अंडमान सी से जो इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सीज वगैरह में जाता है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है ये देखिए कि आजकल के संसार में अगर आपको एक ताकतवर देश बनना है तो ताकतवर देश बनने के लिए आपका जो मैरीटाइम समुद्रों में जो आपकी जो ताकत है वो बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए चाइना की नेवी को देखिए कितनी बढ़ा रखी है आपने, ये सबमरीन थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनना शुरू हो रहा है उनका ये। तो हमें अपना जो असर है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से समुद्र में बढ़ाना पड़ेगा, और समुद्र की सिक्योरिटी के लिए हमारे जो आसपास के लिए नहीं लेकिन इंडो पैसिफिक में भी अपना एक रोल अदा करने के लिए अंडमान का जो इंटीग्रेटेड कमांड है
बहुत यूजफुल एक सेंटर है ये। बहरहाल बेसिन में तेल की खोज में अभी 2 से 3 साल का समय और लग सकता है। डीजीएच के मुताबिक एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग अगले कुछ सालों में शुरू हो सकती है, जिसमें कुछ बुनियादी चुनौतियां रहेंगी। टेक्नोलॉजी का उसमें बेहद खेल होगा। डीप सी ड्रिलिंग में भारी टेक्नोलॉजी चाहिए। समुद्र की गहराइयों में दबाव और तापमान से गिरावट मुश्किल है। ऐसे में भारत को विदेशी कंपनियों के सहयोग की जरूरत रहेगी। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि भारत प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स से इसके लिए संपर्क कर सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या है ना कि जो जिस तरह के भंडार मिडल ईस्ट में है वैसे तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हाँ अगर कभी मिल जाते हैं तो उसके लिए आज टेक्नोलॉजी है ऐसी कि भारत उसको जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर सकता है। और जैसे अंडमान निकोबार में भी शुरू किया है, तो टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया जो है अभी भारत जो है वो पीछे नहीं है, प्रोवाइडेड उसको कुछ सोर्स मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज अवेलेबल है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने अपने बयान में गुयाना तेल भंडार का जिक्र किया और यह कहा कि अंडमान में भारत को गुयाना जैसा बड़ा तेल भंडार मिलना लगभग तय है। आपको गुयाना के बारे में एक फैक्ट भी बता दें। दक्षिण अफ्रीकी देश गुयाना में जब तेल भंडार मिला था तो उन्होंने कई बार ड्रिलिंग की थी। करीब 46 बार ड्रिलिंग की और 47वीं ड्रिलिंग जैकपॉट साबित हुई थी। गुयाना में 11.6 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का भंडार मिला था। अंडमान में भी भारत को इसी एक अंतिम चोट की तलाश होगी। तेल मंत्रालय के अनुसार अंडमान सागर में तेल के बड़े भंडार मिलने की उम्मीद है। करीब 1.84 लाख करोड़ लीटर यानी लगभग 22 बिलियन बैरल। आपको बता दें कि समुद्र में ड्रिलिंग बेहद महंगी होती है। एक वेल में लगभग $100 मिलियन का खर्च आता है, लेकिन अगर नतीजे पॉजिटिव हों तो लाभ इस खर्च से कई गुना ज्यादा होता है। When you do exploration and production, it's a capital expensive, it's capital intensive. It's a very expensive proposition. An onshore well costs something like $4 million on an average. I'm talking about global rates and dollar rates being held at a particular constant. And an overseas and offshore well costs about 100 million barrels. Now, what used to happen is because there was no focus on E&P, they were not drilling. ONGC, which is the premier company for us in exploration and production, they have dug the largest number of wells in 37 years this year. It's about 500. Now, if you have known potential, you have to dig an oil well to find the oil. Now, in Guyana, everybody says Guyana, Guyana. You know, they dug 46 wells and they didn't find any oil. It's when they dug the 57th one, they dug and found oil. And then it became the largest find. अंडमान निकोबार के नीचे तेल के भंडार है कि नहीं, ये आने वाले कुछ सालों में पता चल पाएगा। लेकिन ये साफ है कि अगर ये भंडार मिलते हैं तो भारत की ऊर्जा नीति, आर्थिक ताकत और रणनीतिक स्थिति तीनों बदल सकती है। ये खोज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंतजार, निवेश और बहुत कुछ सोच समझकर करने की जरूरत होगी। हालांकि एक आम आदमी की बात करें तो इस खबर ने आने वाले समय में सस्ते पेट्रोल डीजल की उम्मीद को और जगा और बढ़ा दिया है। इनसाइड आउट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।